रात का अंधेरा जैसे धीरे धीरे शहर के वजूद को मिटा रहा था। स्ट्रीट लाइटों की पीली रोशनी में कोहरा ऐसे तैर रहा था मानो कोई पुराना साया भटक रहा हो। शहर की आखिरी सीमा पर घने अंधेरे और कोहरे के बीच एक पुराना ढाबा खड़ा था जिसका नाम था आखिरी ढाबा। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था जिसे बीच बीच में सिर्फ जंगल से आती अजीब आवाजें तोड़ रही थी। राहुल और उसका दोस्त अरुण ढाबे के बाहर रखी पुरानी लकड़ी की बेंच पर बैठे चाय पी रहे थे। गर्म चाय से उठता धुआं कोहरे में ऐसे घुल रहा था मानो कोई अदृश्य साया उनके आसपास मंडरा रहा हो। तभी अंधेरे और सन्नाटे को चीरती हुई अचानक मोबाइल की तेज रिंगटोन गूंज उठती है। राहुल और उसका दोस्त दोनों चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। स्क्रीन की सफेद रोशनी राहुल के चेहरे पर पड़ती है। मोबाइल स्क्रीन पर एक नाम चमक रहा था, दादाजी कॉलिंग। कुछ पल के लिए राहुल के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। दादाजी का फोन इस समय, और ऊपर से गांव से कॉल आया था। कहीं गांव में कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई? राहुल घबराकर कांपते हाथों से वह कॉल रिसीव करता है। हाँ दादाजी। दूसरी तरफ से दादाजी की कांपती हुई आवाज आती है। राहुल बेटा, कहाँ हो तुम? जल्दी घर आ जाओ। यहाँ गांव में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। रात होते ही अजीब अजीब घटनाएं होने लगती हैं। लोग बहुत डरे हुए हैं। और सुनो, घर आते समय पहाड़ी वाले जंगल के रास्ते से बिल्कुल मत आना। वहाँ कुछ ठीक नहीं है बेटा। बस जल्दी घर पहुँचो। हाँ दादाजी, बस 10-15 मिनट में निकल रहा हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं मेन रोड से ही आऊँगा और टाइम से पहुँच जाऊँगा। फ़ोन ऑन रहेगा, आप आराम से रहना। अचानक कॉल कट जाती है। कुछ सेकंड तक सिर्फ अजीब सी सांसों की आवाज सुनाई देती रहती है। दोस्त हल्का हंसते हुए कुछ कहता है। भाई, बहुत दिनों बाद गांव जा रहे हो? क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है क्या? दादाजी ने बुलाया है, पता नहीं क्या बात है, लेकिन इस बार उनकी आवाज कुछ अलग सी लगी। अजीब बात? पर क्या अजीब बात है? गांव में कोई प्रॉब्लम है तो जाते ही बताना। हाँ भाई, पहुंचते ही कॉल कर दूंगा, टेंशन मत ले। दादाजी ठीक बोल रहे हैं, उस पहाड़ी वाले रास्ता से बिल्कुल मत जाना। मैंने भी कई बार उस पहाड़ी वाले रास्ते के बारे में भूत प्रेत वाली बातें सुना हूँ। तू भी ना अभी भी वही भूत प्रेत वाली बातें करता है। मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, सच बोल रहा हूँ। और वैसे भी बात करते करते रात हो गया है और रास्ता भी ठीक नहीं है। कल सुबह चले जाना। अरे नहीं भाई, मैं अभी निकल जाता हूँ। देर करूंगा तो और लेट हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं अपने घर जाता हूँ। तुम आराम से जाना और दादाजी को मेरा प्रणाम बोलना। और हाँ, रास्ते में किसी के लिए गाड़ी मत रोकना। सुना है उस जंगल में रात को एक औरत लिफ्ट मांगती है। जो उसे गाड़ी में बैठा लेता है वो अगली सुबह कभी घर नहीं पहुंचता। राहुल मुस्कुराने की कोशिश करता है। अबे साले, तू जा भाई, खुद इतना डरा हुआ है और मुझे डरा रहा है। ऐसे कोई बात नहीं है, मैं चला जाऊंगा। उसे क्या पता था कि यही सफर उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक सफर बनने वाला है। इतना कहकर राहुल का दोस्त चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद राहुल भी अपनी गाड़ी के पास जाकर ड्राइव करना शुरू कर देता है। घने पहाड़ी जंगल के बीच एक सुनसान सड़क पर राहुल अकेले अपनी कार चला रहा था। कार के अंदर धीमा पुराना गाना बज रहा था और राहुल भी हल्की मुस्कान के साथ उसे गुनगुना रहा था। रात का अंधेरा इतना खतरनाक था मानो उसने न जाने कितने लोगों के राज अपने अंदर दफना रखे हों। जंगल की हवा भी ऐसे चल रही थी जैसे पेड़ों के बीच कोई अदृश्य चीज धीरे धीरे सांस ले रही हो। कार के इंजन की आवाज भी डरावनी लगने लगी थी। सिर्फ हेडलाइट की रोशनी सड़क को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। तभी राहुल की नजर अचानक मोबाइल स्क्रीन पर पड़ती है। स्क्रीन पर समय चमक रहा था, 12। ओह शिट यार, रात के 12 बज गए हैं। ऐसे करता हूँ, उसी शॉर्टकट वाले जंगल के रास्ते से चला जाता हूँ।
ठीक उसी पल कार का म्यूजिक अपने आप बंद हो जाता है। पूरा माहौल एकदम शांत हो जाता है और अगले ही सेकंड कार के पीछे से किसी लड़की के बहुत धीमे गुनगुनाने की आवाज आने लगती है। वही गाना जो अभी कुछ सेकंड पहले कार में बज रहा था। लड़की की आवाज सुनते ही राहुल के शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है। उसके हाथ स्टीयरिंग पर और कस जाते हैं। राहुल की उंगलियां स्टीयरिंग पर जम जाती हैं। वह धीरे धीरे रियर व्यू मिरर की तरफ देखता है। पीछे की सीट खाली थी। राहुल खुद को संभालते हुए आगे देखने लगता है। तभी हेडलाइट के सामने सड़क किनारे कुछ लाल सा हिलता दिखाई देता है, जैसे कोई अचानक सामने से गुजरा हो। राहुल की सांस एक पल के लिए रुक जाती है। धीरे धीरे किसी महिला के रोने की आवाज आने लगती है, बहुत दर्द भरी। बहुत धीमी। कार पास पहुंचती है और अब साफ दिखाई देता है। एक लड़की लाल साड़ी में सड़क किनारे सिर झुकाए बैठी है। उसके कंधे रोने से कांप रहे हैं। रात को इस सुनसान जंगल में ये लड़की आखिर कर क्या रही है? नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। फिर भी चलो उससे पूछ कर देखता हूं। इसके बाद राहुल कार से निकलकर लड़की के पास जाता है। लड़की की रोने की आवाज सुनते ही राहुल के शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है। उसके माथे पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें उभरने लगती हैं। डर को छुपाते हुए राहुल उस लड़की से बोला, माफ कीजिए, इतनी रात में इस घने जंगल में आपको अकेले देखकर चिंता हो रही है। काफी परेशान लग रही हैं। अगर आप किसी मुसीबत में हैं तो बेझिझक बताइए, मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। मदद? नहीं, अब मुझे किसी मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं तो बस यहाँ बैठकर आने जाने वालों को देखती रहती हूँ। लेकिन इतनी रात को यहाँ रुकना ठीक नहीं है, खतरा हो सकता है। आपका घर कहाँ है? चलिए मैं छोड़ देता हूँ। घर? बहुत साल हो गए उसे देखे हुए। अब मेरा कोई घर नहीं है और न ही कोई मेरा इंतज़ार करता है। लड़की की हर बात राहुल को और बेचैन कर रही थी। उसके मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था कि आखिर इस लड़की के अंदर ऐसा क्या है जो उसे सामान्य नहीं लग रहा। क्या मतलब? आप ठीक तो हैं ना? मैं भी कभी किसी का इंतज़ार कर रही थी, ठीक तुम्हारी तरह। 10 साल पहले एक लड़के ने मुझे इसी रास्ते पर बैठाकर कहा था कि वो अभी लौट कर आएगा। जो भी हुआ हो, अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है। आइए मैं आपको शहर तक छोड़ देता हूँ। क्या तुम सच में मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हो? हाँ चलिए, लेकिन सावधान रहिएगा। मेरे दोस्त अक्सर कहते थे कि रात होते ही इस रास्ते पर कुछ अनजान साए भटकने लगते हैं। इसके बाद राहुल और लड़की साथ साथ कार की ओर बढ़ने लगे। लेकिन जैसे जैसे वे कार के करीब जा रहे थे, राहुल के मन में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ देर बाद लड़की चुपचाप कार की पिछली सीट पर जाकर बैठ जाती है। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, कार के अंदर की हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो जाती है। राहुल के हाथ हल्के कांपने लगते हैं। राहुल धीरे धीरे कार स्टार्ट करता है। अगले ही पल कार का इंजन गूंज उठा। उसने एक गहरी सांस ली और कार को धीरे धीरे आगे बढ़ा दिया। हेडलाइट्स की रोशनी घने अंधेरे को चीरती हुई जंगल की सुनसान सड़क पर फैल गई। लड़की धीरे धीरे अपनी चुनरी हटाती है। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल बेजान थीं। कुछ सेकंड तक सिर्फ इंजन की आवाज सुनाई देती है। तभी लड़की ने धीरे से राहुल की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, जानते हो, ठीक इसी तरह आखिरी बार भी मैं एक कार की पिछली सीट पर बैठी थी। सन्नाटा बिल्कुल ऐसा ही था और बाहर का अंधेरा भी।
लगता है इस रास्ते से आपकी कोई पुरानी याद जुड़ी हुई है। अगर बुरा ना मानो, क्या बता सकती हो तुम्हारी मंजिल आखिर है कहाँ? मेरा मतलब, तुम्हें जाना कहाँ है? मंजिल कहाँ थी मुझे याद नहीं, बस इतना जानती हूँ कि मेरी आखिरी सांस और मेरी आखिरी मंजिल दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक बात अजीब है, हम कब से साथ चल रहे हैं, पर तुमने अब तक अपना नाम नहीं बताया। आखिर तुम हो कौन? नाम जानकर क्या करोगे? लोग अक्सर नाम भूल जाते हैं और मैं एक ऐसी ही कहानी हूँ। फिर भी बता दीजिए। लड़की की हर बात राहुल को और बेचैन कर रही थी। उसके मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था कि आखिर इस लड़की के अंदर ऐसा क्या है जो उसे सामान्य नहीं लग रहा। इस सूने रास्ते पर गुजरने वाले मुझे कई डरावने नामों से जानते हैं, लेकिन आज से ठीक 10 साल पहले इस शहर के सारे अखबारों के पहले पन्ने पर मेरा असली नाम छपा था, लाल स्याही के साथ। 1 मिनट, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। अखबार, लाल स्याही। क्योंकि उस रात मेरी लाश इसी जंगल में मिली थी। इस तरह की बात सुनते ही अचानक राहुल को ऐसा महसूस होता है जैसे कार में वह और लड़की अकेले नहीं है। किसी तीसरी मौजूदगी का एहसास उसके मन में अजीब सी घबराहट भर देता है। अचानक कार के पीछे से किसी के नाखून रगड़ने जैसी आवाज आने लगती है। राहुल डर कर शीशे में देखता है। इस बार लड़की मुस्कुरा नहीं रही थी, वह बिना पलक झपकाए सीधे राहुल को घूर रही थी। कार फिर आगे बढ़ती है, लेकिन अब कार के अंदर का सन्नाटा जानलेवा लग रहा था। सिर्फ इंजन की आवाज और बीच बीच में लड़की की बहुत धीमी हंसी। अचानक कार के अंदर बहुत गहरी धुंध भरने लगती है, शीशों पर बर्फ जमने लगती है और सड़े हुए मांस की बदबू पूरी कार में फैल जाती है। राहुल का दम घुटने लगता है। कार सड़क पर डगमगाने लगती है। तभी पीछे से एक भयानक हंसी गूंजती है। राहुल रियर व्यू मिरर में देखता है। वह लड़की एक भयानक चुड़ैल में बदल चुकी थी। उसका चेहरा पल भर में सड़ने लगता है, आंखें पूरी तरह काली पड़ जाती हैं। पूरी कार में डरावनी चीख गूंजने लगती है। राहुल पूरी ताकत से ब्रेक दबाता है। कार एक जोरदार झटके से रुक जाती है। राहुल हांफते हुए पीछे देखता है। पीछे की सीट पूरी तरह खाली थी, कोई नहीं था। राहुल ने कांपते हाथों से कार की चाबी घुमाई। इंजन की घरघराहट के साथ कार धीरे धीरे सुनसान जंगल की सड़क पर आगे बढ़ने लगी। राहुल बार बार खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि यह सब उसका वहम है, लेकिन हर गुजरते पल के साथ उसका डर और गहरा होता जा रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। दिल इतनी तेज धड़क रहा था मानो सीने से बाहर निकल आएगा। डर ने उसकी आवाज पूरी तरह बदल दी थी। अगली सुबह सूरज निकल चुका था, लेकिन घने जंगल के बीच फैली धुंध अभी भी पूरी तरह नहीं छंटी थी। राहुल पूरी रात गाड़ी चलाने के बाद आखिरकार उसी पुराने पेट्रोल पंप के पास पहुंचता है। वह पेट्रोल पंप बेहद जर्जर था। जंग लगी मशीनें, टूटा हुआ बोर्ड और हवा में हिलती टीन की चादरों से अजीब सी चरमराहट की आवाज आ रही थी। राहुल धीरे धीरे अपनी कार से उतरता है। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे। पूरी रात के डर ने उसके चेहरे का रंग उड़ा दिया था। वह फ्रेश होने के लिए पेट्रोल पंप के पीछे बने छोटे से वॉशरूम की तरफ जा रहा था। तभी उसकी नजर दीवार पर चिपके एक पुराने और फटे हुए पेपर पर पड़ती है। राहुल अनजाने में उस पेपर के करीब चला जाता है। अगले ही पल उसके होश उड़ जाते हैं। पेपर पर बड़े अक्षरों में लिखा था, मिसिंग 10 years, और उसके ठीक नीचे एक लड़की की तस्वीर छपी हुई थी। वही लाल साड़ी, वही चेहरा, वही बेजान आंखें जिसे राहुल ने पिछली रात अपनी कार में बैठाया था। राहुल की सांसें तेज हो जाती हैं। उसके माथे पर पसीना आने लगता है। उसके हाथ पैर बुरी तरह कांपने लगते हैं। उसका गला सूख जाता है। वह डर से पीछे हटने लगता है। तभी अचानक कोई उसके कंधे पर हाथ रख देता है। राहुल बुरी तरह घबरा जाता है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वह डरते हुए धीरे धीरे पीछे मुड़ता है, लेकिन सामने पेट्रोल पंप का एक आदमी खड़ा था।
उसके चेहरे पर हल्की सी अजीब मुस्कान थी। अरे भाई, कितनी देर से आवाज दे रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा क्या? माफ कीजिए, मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दी। मैं आपके आवाज की तरफ ध्यान नहीं दे पाया। क्या बात है, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। दरअसल काफी देर से गाड़ी चला रहा था, रास्ते में ये पेट्रोल पंप दिखा तो सोचा कि थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ और साथ ही पेट्रोल भी भरवा लेता हूँ। भैया, ये अखबार में छपी लड़की कौन है? ये यहाँ के सरपंच की बेटी थी, इस पेट्रोल पंप के मालिक की इकलौती बेटी। आज से 5 साल पहले एक रात ये अचानक गायब हो गई। बहुत खोजा गया, पुलिस भी आई, लेकिन इसका कोई पता नहीं चला। बस इसकी गाड़ी जंगल के पास मिली थी। पेट्रोल पंप वाले लड़के की बात सुनते ही राहुल का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसके हाथ बुरी तरह कांपने लगे और दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि मानो सीने से बाहर निकल आएगी। हाँ, लेकिन तुम इतना क्यों पूछ रहे हो? ना, नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा भाई, ठीक है, मैं चलता हूँ। दादाजी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। इतना कहते ही राहुल ने बिना एक पल भी रुके कांपते हाथों से कार स्टार्ट की और तेजी से वहां से निकल गया। अगली रात राहुल अपने घर की बालकनी में अकेला खड़ा था। हाथ में कॉफी थी, लेकिन आंखों में डर जमा हुआ था। अचानक तेज हवा चलने लगती है। सड़क के उस पार स्ट्रीट लाइट के नीचे वही लड़की खड़ी थी और उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक डरावनी मुस्कान फैल रही थी। राहुल के हाथ से कॉफी नीचे गिर जाती है। कुछ रास्ते सिर्फ रास्ते नहीं होते और कुछ मुसाफिर अपनी मंजिल तक पहुंचने का इंतजार नहीं करते, क्योंकि वे पहले से ही वहां मौजूद होते हैं।